So friends, here we are just going through the RTP for the amendments for June 23. So the first and foremost thing, we are going to cover up everything including the content which is not amended as such, already part of module. So the first thing is, they may ask you what is body corporate, and just to explain you, normally a body corporate refers to all kind of separate legal entity, whether they are formed in India or outside India. So if you just understand the meaning, body corporate includes what? आपके इंडिया में जो एलएलबी रजिस्टर हुई वो, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई वो, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई वो, और जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई वो. यानी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज एंड एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. लेकिन इट विल नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, यानी काइंड ऑफ ओपीसी. इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. मतलब कौन बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा? एक कॉर्पोरेट सोल कॉर्पोरेट यानी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच CG में डिफाइन बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिस गजेट. ऐसे कोई कंपनी जो CG बोलेगा कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो नहीं है. वो क्या है, कौन है, वो आपको आगे लॉ में आएगा. लेकिन एज ऑफ नाउ लिखा गया कि जो भी लॉ बोलेगा वो बॉडी कॉर्पोरेट LLP नहीं माना जाएगा. तो ये आपका हो गया बॉडी कॉर्पोरेट एज अ होल. अब बिजनेस के डेफिनेशन को एक्चुअली देखा जाए तो आपके पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन जो होता है, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन. यहाँ पे सर्विसेज ऐड करा है, एंड जो भी एक्टिविटी CG मना करेगा उसे माना नहीं जाएगा. यानी बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, बट जो सर्विसेज को हम CG नोटिफाई करके एक्सक्लूड करना चाहता है तो वो एक्सक्लूड कर सकता है. यही अमेंडमेंट है. अभी लिस्ट बाहर निकलेगा कुछ सालों में कि ये चीज़ें बिजनेस मानी नहीं जाएगी, तो उस रीजंस के लिए आप LLP फॉर्म नहीं कर पाओगे. लेकिन फ़िलहाल के लिए जस्ट विच CG में नोटिफाई. अब ये भी लास्ट ईयर क्या अमेंडमेंट शीट में भी था, तो यहाँ पे भी है. स्मॉल LLP, जैसे स्मॉल कंपनी होता है वैसे स्मॉल LLP जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख, जिसका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़. एज ऑफ नाउ जिसका कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, जो आगे जाकर लॉ उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, एज ऑफ नाउ 40 लाख, आगे जाकर वो एक्सीड कर सकता है टू 50 करोड़. यानी आज की तारीख में जिसका कैपिटल 25 लाख और टर्नओवर 40 लाख, और फ्यूचर में ये बढ़ के जिसका कैपिटल 5 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ होगा, उसे उस लेवल तक उसे क्या कहा जाएगा? एक स्मॉल LLP कहा जाएगा. सर यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ 25 लाख और 40 लाख के नीचे वाली कैपिटल और टर्नओवर को हम स्मॉल कंपनी, स्मॉल LLP मानेंगे. ठीक है सर. अब आप लोगों ने डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ा होगा आपके नॉर्मल वीडियो में LLP के. अब जेन्युइनली देखा जाए तो चेंज ये है कि अभी से रेसिडेंट के लिए जो 180 डेज़ था वो यहाँ पे हो गया है 120 डेज़. अगर मैं पूरा रिकैप करवा दूँ तो हर LLP में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड ऐसे होने चाहिए वो जो क्या हो, इंडिविजुअल हो, एंड दे शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. कितने? एटलीस्ट 1. मतलब आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम एक इंडियन रेसिडेंट, यानी जो भारत देश में फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा हो, 120 डेज़ रहा हो, तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे. तो एटलीस्ट टोटल इंडिविजुअल्स में से 2 ऐसे होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, और उसमें से एक ऐसा होना चाहिए जो उसका रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, जिसके लिए उसको 120 दिन इंडिया में रहना ज़रूरी. ये आपको याद रखना ज़रूरी है. सेकंड पार्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई LLP के अंदर सभी के सभी पार्टनर्स कौन है?
बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इन दिस केस आपको ये ध्यान रखना है कि उनको नॉमिनीज क्रिएट करने हैं, जो कैसे ऐड करेंगे, ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर। सब बॉडी कॉर्पोरेट है तो किसी को जो इंडिविजुअली काम करना है तो उसके लिए नॉमिनीज ज़रूरी हो जाएंगे। बट अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट ये है 120। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कोई इंपॉर्टेंट रेफरेंस याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यू विल फाइंड द वर्ड कंसेंट। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी लिमिटेड लायबिलिटी अनलेस ही हैज़ गिवन हिज प्रायर कंसेंट। ये आपको अंडरलाइन कर सकते हो, ये आप काम में आ सकता है। आपके पास ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको हाईलाइटेड पार्ट रेफरेंस के लिए रहे। आगे जाते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन। यहाँ पे अमेंडमेंट जो है वो पेनल्टी के रेफरेंस पे है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है सर, जहाँ पे नोटिस, डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, इनकम टैक्स, GST किसी को भी रेफर करना तो वो पे कर सके। अगर आपने ऐसा कुछ चेंज लाया उस रजिस्टर्ड ऑफिस में तो आपको वो चेंज इंटीमेट कर देना है टू ROC कि भाई अभी हमारा एड्रेस ये था, अभी ये हो चुका है। बहुत सिंपल। और अगर आपने कंप्लायंस में चेंज किया, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन नहीं करा है, 500 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी, मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये फॉर एवरी LLP एंड इट्स पार्टनर। ये आपका रेफरेंस हो गया। अब आते हैं नेम पे। तो ये सिर्फ इतना कह रहा है कि LLP का जो नाम है वो CG के ओपिनियन में कैसा नहीं होना चाहिए। सर किसी और LLP या कोई और कंपनी या कोई और जिसने ट्रेडमार्क करवाया अपना नाम, उसके जैसा, उसके नियर बाय नहीं होना चाहिए और अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल ऐसा नाम जो हम नहीं, जैसे हम चाहे कि पाकिस्तान ऐसा कुछ लिखे तो कैसा लगेगा, सर अनडिज़ायरेबल है। ऐसे कोई नाम जिसके थ्रू हम कंपनीज नहीं बनाते उसको अनडिज़ायरेबल कहते हैं। किंग अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, इंडिया, ये सब नाम आप डायरेक्टली नहीं रख सकते। तो आपका LLP का नाम कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी नॉट अनडिज़ायरेबल, दिस शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग नेम, ठीक है सर। सर मान लीजिए आपने नाम रख लिया और फिर ओपिनियन ऑफ CG उनको लग रहा है कि वो किसी एग्जिस्टिंग फर्म के नाम से आइडेंटिकल है या उसको रिसेंबल कर रहा है, आइडेंटिकल है या उसे रिसेंबल कर रहा है, तो वो आपको नोटिस देगा और आपको आपका नाम बदलना पड़ेगा। कितने महीने में? आपको डायरेक्शन देने के 3 महीने में आपको वो नाम बदलना पड़ेगा। अब आता है कि सर हमारी फर्म के बनने के कितने साल में कोई कंप्लेन कर सकता है, तो 3 साल में। उसके बाद हमें नाम को वो फिर वो बोले कि नाम आपका गलत है तो वो नहीं चलेगा। इट्स बेसिकली 3 इयर्स में किसी को भी कंप्लेन करना, इतना काफ़ी है इस रेफरेंस में हमारे लिए। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है हमें। अब ये चीज़ हमारे नोट्स में भी है, यहाँ पे भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेम टू सेम चीज़ है गाइस, इसके अंदर सेम टू सेम चीज़ है। 19-20 का हल्का सा फ़र्क है, बट आई विल बिलीव कि आप एक बार रेफर करोगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि एवरी पार्टनर जिन्होंने एक्ट किया है फर्म के लिए, जिनका इंडियन फ्रॉडलेंट था, डिफॉल्ट क्रेडिटर्स था, उनका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। मतलब जिसमें एक्ट ऑफ दी फर्म, जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि फर्म का लायबिलिटी होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा पार्टनर फ्रॉड किया, तो हर एक पार्टनर कैसे लायबल हो जाएगा,
लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। सर सज़ा क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद अ फाइन विच में लॉस इन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल जाएगा। अक्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस में बुक्स रखना चाहिए, ख़त्म हो गया। सर ये तो अमेंडमेंट नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपका सॉल्वेंसी स्टेटमेंट एवरी ईयर कब फाइल होना चाहिए? सब साल ख़त्म होने के 6 महीने में, साल ख़त्म होने के 6 महीने में फाइल होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, वापस ये पेनल्टी है। कोई काम का नहीं है। आपका एनुअल रिटर्न कब फाइल होना चाहिए? ये भी अमेंडमेंट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 days में फाइल हो जाना चाहिए। सर फाइन कितना? 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये फॉर पार्टनर। अब बच्चों एक नई चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। से ये कहता है कि कानून में एक एक लॉस के लिए अलग अलग कोर्ट्स नहीं दे, बिकॉज ऑफ विच हमें एक ही कोर्ट में 50 अलग अलग टाइप के केस लड़ने होते थे। बट बिकॉज टाइम एंड स्पीडी ट्रायल, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, सीजी में इस्टाब्लिश स्पेशल कोर्ट्स। विच कोर्ट्स? Special courts. For which purpose? As may be necessary, as specified in the notification, for the purpose of speedy trial of the matters involved in LLP laws. मतलब हमारे LLP लॉ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अलग कोर्ट बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल कोर्ट। किस चीज़ के लिए? स्पीडी ट्रायल्स के लिए। कितने, कहाँ, वो सीजी खुद स्पेसिफाई करेगा। कितने स्टेट्स में? नॉर्मली है ना, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड दिल्ली या चेन्नई, ये 4-5 चीज़ों पे नॉर्मल स्पेशल कोर्ट शुरू होते हैं पहले, सो दैट कैन एंश्योर स्पीडी ट्रायल्स। आपको इतना याद रखना है, एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट अगर ये आता है तो। ये सब लेवल सी, ये फाइनल के कंटेंट के चेंजेस है, बट ठीक है। अब ये चीज़ याद रखोगे, एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट में यहाँ तक का पार्ट ये काफ़ी है। अगर आपको चाहिए ये क्या होता है समझना है सिर्फ, तो सिर्फ इतना याद रखूँगा कि अगर Special court consists of offences punishable with imprisonment of 3 years or more. और यहाँ पे a metropolitan judge or a judicial magistrate of the first class in cases of other offences. यानी सर ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर स्पेशल कोर्ट में लगा कि पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा की इस प्रोविज़न में लग सकती है, तो वहाँ पे सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज दैट सेशंस जज और एडिशनल जज विल बी द स्पेशल कोर्ट। और अगर मैटर उसके अलावा की है, मतलब छोटी मैटर होगी, छोटी मैटर बहुत बड़ी नहीं है, तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब ये लोअर लेवल जजेस विल बी कॉल्ड स्पेशल कोर्ट। लेकिन अगर मैटर 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के लिए है, तो फिर सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज जो होंगे वो ही स्पेशल कोर्ट के जज माने जाएंगे। तो ये पार्ट ऑप्शनल है, आपको ठीक है तो याद रखना। मेरे हिसाब से नहीं पूछ सकते ये आपके रेफरेंस के एग्ज़ाम्स में। अब ये कह रहा है नॉर्मली है ना, ये वाला पार्ट मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रहेगा। नॉर्मली है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स LLP को भी देखता है और कंपनीज एक्ट को भी देखता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे सीजी कहना चाह रहा है, ये पहले कानून नहीं था, देखो न्यूली इंसर्टेड है। ये सीजी कहना चाह रहा है कि अभी से हम सोचते हैं कि हम लोग LLP के लिए भी एक स्पेसिफिक बॉडी बनाएंगे
जो रजिस्ट्रेशंस ऑफ LLP अंडर दिस एक्ट गवर्न करेंगे, पावर्स ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द एक्ट गवर्न करेंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग for the purpose of exercising such powers and discharging such functions as are conferred on the central government by or under this act and the rules thereunder, and for the purpose of registering the same, CG may establish such number of registration offices as it may specify। यानी ये एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे LLP के लिए एक नई, जैसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ LLP अफेयर्स, वैसे ही हम यहाँ पे एक नई बॉडी बनाएंगे जो सिर्फ LLP के मैटर्स को देखेंगे। अभी के लिए हम MCA में जाते हैं जहाँ पे कंपनी को भी वही संभालता है, LLP को भी वही संभालता है। तो ये एक नया चीज़ है जो मुझे लगता है इतना पार्ट आपको ध्यान से याद रखना चाहिए। याद रखना ये इंस्टीट्यूट के ICAI के अमेंडमेंट्स नहीं है, इसलिए थोड़े आपको ड्राई लगते हैं। ये अमेंडमेंट्स बैड टेक्स्ट में ऐड किए हुए हैं, बट वी डोंट एक्सपेक्ट दिस रेगुलरली तो आप बी अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल एंड एग्जाम्स, क्योंकि ये सिर्फ उनको रिपेश करना पड़ता है एज पर ओनली वन थिंग, दैट इज़ जो ऑफिशियल लॉ में अमेंडमेंट्स आए। इतना आप पढ़ के रखना बच्चों आपके अमेंडमेंट के रेफरेंस में, एंड दैट विल बी इनफ।